स्वागत है आप सभी का हमारी बजट स्पेशल खास पेशकश में। और बजट दरबार हम लेकर आए हैं। बजट का ऐलान हो चुका है और जहां तक बात है मिडिल क्लास के हाथ में कुछ पैसे देने की, मेरे ख्याल से जितनी भी लोगों की आशंकाएं थी इसको लेकर होगा या नहीं होगा, वो आशंका से दूर जाते हुए मेरे ख्याल से खुशी का माहौल और खुशी से सराबोर यहां पर जो है मिडिल क्लास दिखाई दे रही है। ये बात मैं इसीलिए भी खास तौर से कह रही हूं क्योंकि कल जिन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुनी होगी तो कहा था कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे गरीबों पर भी और मध्यम वर्ग पर भी, और वही हमने होता हुआ देखा है। लेकिन अब इस कृपा का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही हम जानने की कोशिश करेंगे बजट दरबार में। और मैं आ गई हूं बहुत खूबसूरत जगह डेलॉयट नॉलेज सेंटर, और यहां से एक खास पेशकश हम लेकर आए हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं और उससे भी ज्यादा अहम मेरे साथ एचआर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, बी स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस चर्चा को लाइव सुन रहे हैं और अपने सवाल भी हमसे करेंगे, पैनलिस्टों के साथ करेंगे। लेकिन चलिए तारुफ कराती हूं आज मेरे एक्सपर्ट पैनल का जो पेचीदा और हल्के और आसान सवालों के जवाब देंगे, हर तरह के सवाल के जवाब देंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं एंथनी हिरेडिया, मेरे साथ हैं कुशल लोढ़ा, आलोक अग्रवाल, फिरोज अजीज और आनंद भाटिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने समय निकाला, लगातार सुबह से ये सभी पैनलिस्ट अलग अलग जगह पर जाके अपनी बजट की कमेंट्री दे रहे हैं। मैं वो सेम कमेंट्री एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं आप सबको पहले ही बता दूं। तो आपको कुछ नया एंगल देना पड़ेगा मुझे, और सवाल बहुत आसान है, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। तो मार्क्स नहीं पूछूंगी मैं, आपकी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और वैसे तो मांगा बहुत कम था और मिला है बहुत ज्यादा, छप्पर फाड़ कर। अगर हम हाथ में पैसों की बात करें जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि उम्मीदें भी थी, आपकी उम्मीदों पे कहां खरी उतरी हैं? तो कविता, पहले चीज तो आप हमेशा हटके क्वेश्चन पूछते हो, तो वही कमेंट्री तो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? मैं मार्क्स नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं दो कमेंट करूंगा। एक ओवरऑल बेसिस पे मैं बोलूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था, थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप कैपेक्स और इंफ्रा का स्पेंड भी बढ़ाइए और आप टैक्स और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल इनकम लोगों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि देयर इज क्लियरली पेन ऑन द ग्राउंड। मेरे हिसाब से इंफ्रा एंड कैपेक्स स्पेंड समय बताएगा। मेरे हिसाब से काफी ये साल का कैपेक्स स्पेंड जो गवर्नमेंट की है वो काफी, अगर आप रिवाइज्ड एस्टिमेट देखोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू स्पेंड इन दीज 2 मंथ्स। इसके लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 10% बढ़ी है कैपेक्स की जो एक्सपेंडिचर है बजट में। बट आई थिंक जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल इनकम के लिए जो किया है, ऑनेस्टली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। एंड कभी कभार क्या है कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना, ये कहती है कि एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आती नहीं है। इस बार मेरे हिसाब से जितना हमने एक्सपेक्ट किया, सुना था मोदी जी का स्पीच तो कल, लेकिन पहले भी थोड़ा इंडिकेशंस था कि इस बजट में मिडिल क्लास लोअर मिडिल इनकम के लिए काफी कुछ आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो आया है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। एंड आई थिंक अपनी इकोनॉमी कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट कुड हैव डन मोर। चलिए कुशल, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और जेंजी एंगल से भी मैं बात करना चाहूंगा। उसी एंगल पर फोकस रहेगा आपके साथ वैसे। हाँ, बाकी टैक्स के लिए हमारे पास बहुत दिग्गज बैठे हैं, तो बताइए। राइट, तो मुझे ये लगता है कि जैसे बहुत सारे जो इंडिया का यूथ है, लाइक 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 25, एंड जो 12.75 लाख अगर आपकी सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको नो इनकम टैक्स है। मैं बस एक डेटा देख रहा था, असेसमेंट ईयर 2023 एंड 2024 में 10 लाख से नीचे जो इनकम है, टोटल टैक्स फाइलर्स थे 7.97 करोड़ इन असेसमेंट ईयर 23-24, एंड इसमें से 6.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम था लेस देन ₹10 लाख, विच इज लाइक अ सब्सटैंशियल नंबर। तो इनको जो बचत मिलेगी, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। एंड सेकेंडली, ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि ₹1 लाख करोड़ का इसमें नुकसान हो सकता है इन रेवेन्यू लॉस, बट यही खर्चा जो जेनजीज बचाएगा, ऑन एन एवरेज 80,000 रुपीज टैक्स सेव होगा अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज पर एनम है। तो 80,000 का पहले जो टैक्स पे करते थे, अभी यही जेनजीज जो है एंटरटेनमेंट, टेक गैजेट्स, ट्रैवल या तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उस पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, एंड उससे इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो आई थिंक पीपल विल रियलाइज दैट दे ऑल्सो नाउ नीड टू स्टार्ट
स्पेंडिंग मोर, सेविंग मोर, जो ट्रेंड बढ़ रहा था. एंड जेंजीज के हिसाब से आई थिंक दिस इज बिकम वेरी वेरी फेवरेबल बिकॉज बाय 2025 36% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज गोइंग टू बी जेंजीज एज पर लाइक अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड. तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है. एंड एआई रिलेटेड सेक्टर्स में भी लाइक गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी दे आर गोइंग टू डिप्लॉय ₹5,000 crores फॉर एआई रिलेटेड जॉब्स एंड ट्रेनिंग. एंड स्पेशली आफ्टर डीप सीक, चैट जीपीटी, ये सब जो भी एआई टूल्स आ रहे हैं, वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड नो कि एआई में कैसे मतलब एक्सेल करना चाहिए. तो पीपल हु नो एआई विल रिप्लेस पीपल हु डोंट नो एआई, ये मेरा मानना है. तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. आपने कहा स्पेंडिंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े. इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन आलोक, देखिए, नया टैक्स स्लैब में नया टैक्स स्ट्रक्चर आ गया है जो कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है. क्या वाकई इतने की जरूरत थी कि थोड़ा बहुत देते तो भी चलता था? जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हर साल एक्सपेक्टेशंस काफी रहती हैं और मिडिल क्लास सैलरी टैक्स पेयर्स पर्टिकुलरली निराश होते थे. तो इस बार काफी उल्टा सारे बजट का उन्होंने एक ही बार में निकाल दिया. जी, बिल्कुल. पहली बार जितना निराश किया, अभी ले लो, खुश हो जाओ. बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो जैसे एफएमजी ने बोला था कि 12 लाख पे 80,000 रुपए का सेविंग होगा, 18 लाख पे 70,000 का सेविंग होगा, 25 लाख पे 1,10,000 का सेविंग होगा. नोबडी वुड हैव, किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि 25 लाख के सैलरी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी इतना फायदा होगा. Exactly. 1,10,000 4% से ज्यादा हो गया. हाँ. तो आई थिंक इन्होंने, अगर आप मुझे मार्क्स के लिए बोलें तो मैं 100 में 100 बोलूंगा. 100 में 100? हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी के साइड में जो करना चाहिए वो कर रही है. पर ये एरिया हमेशा इट वाज अ पेन पॉइंट कि यू नो वी आर पेइंग सो मच टैक्स एंड वी नीड सम रिलीफ. तो उस हिसाब से आई थिंक काफी धमाकेदार बजट रहा है. एग्जैक्टली. और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं और उस पर हम एक एक करके जाएंगे. फिलहाल तो सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है. फिरोज, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि 3 चीजों की उम्मीद थी, तीनों मिल गई. सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्सपेंडिचर इन द राइट डायरेक्शन. राइट. सिंप्लिसिटी इसीलिए क्योंकि पहली बार मैं अपने टैक्स स्लैब याद कर पाऊंगा. 4 के टेबल में स्लैब्स हैं, राइट, और 5 के टेबल पे रेट्स हैं. रेट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15. वरना हमेशा याद करने में, और दूसरा बजट आ जाता था, पहले ये रटा हुआ था, फिर नई बजट में भूल जाते थे. सिंप्लिसिटी हैज बीन देयर. उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाऊंगी तो आधे प्रोविजन हटा दूंगी. राइट. वो आधे प्रोविजन, काफी सारे प्रोविजन को मैं जुगाड़ प्रोविजन कहता हूँ, बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट करते हैं, वो हट जाएंगे. 1 हफ्ते 10 दिन में पता लगेगा कितने हटेंगे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सिंप्लिसिटी. कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप देखें कोई भी चीज में एक इनकंसिस्टेंसी नहीं रही है. अगर आप देखें एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर तीसरा कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहां 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है. राइट. देखो, लाख करोड़ में बात करो तो हम सब इंसानों को तो बड़ा ही लगेगा. 2 लाख करोड़ भी बड़ा है, 12 लाख करोड़ भी बड़ा है, 11 लाख करोड़ भी है. अब इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में डालता हूं. 11,20,000 करोड़ मोदी जी के पहले टर्म में पूरे 5 सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा नहीं हुआ था. तो जो नए युवा हैं वो जो फटाफट घर पहुंचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा. सो उनको टैक्स आइडेंटिफाई करके इंटरप्रेट करने में सिंप्लिसिटी होगी. टैक्स की रियायत मिलेगी. वरना बिजनेस वाला प्रिजम्पटिव टैक्स ले लेता था, कंसल्टेंट प्रिजम्पटिव टैक्स 44A ले लेता था. 44A बेचारा सैलरी वाले के पास एक भी मुहिम नहीं थी जिसके माध्यम से वो रीजनेबल टैक्स पे करे. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑन ऑल काउंट्स. एक ही निराशा है, स्पेशली स्टूडेंट्स बैठे हैं. एजुकेशन की बजट पता है आपको 1% से बढ़ी, और होम अफेयर्स की बजट 68% से बढ़ी. मैंने कहा यार इतनी पुलिस चाहिए हमें, एजुकेशन चाहिए. लाइक लोधा साहब ने कहा कि वी आर अ यंग कंट्री, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर एजुकेशन एक्सपेंस बाय 1% एंड इंक्रीज आवर होम अफेयर्स एक्सपेंस by 68%. That's one thing which seems like. इस पर और बात करेंगे विस्तार से. पर नंबर कितने देंगे आप? 9 भाई 20 में से. खाली मजाक कर, 10 में से. No, absolutely, Kavita. I think I would agree with the panelists कि ये जो बजट है इसमें 2 अंडरपिनिंग थीम्स है. वन इज एनहांसिंग कंजम्पशन. आई थिंक काफी डिस्कशन हुआ है कि हम एक इंफ्रा में जो स्पेंड कर रहे थे, अभी कंजम्पशन में स्पेंड करने का विचार है. एंड दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ईज ऑफ कंप्लायंस. आई थिंक हमने काफी सारे सजेशंस दिए थे एंड वी आर सीइंग दैट इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. चैरिटेबल ट्रस्ट कह लो, सेफ हार्बर कह लो, TDS TCS कह लो, काफी सारे चेंजेस प्लस द न्यू बिल विच इज वांटिंग टू बी इंट्रोड्यूस. तो कंजम्पशन एनहांस हुआ है,
ईज ऑफ कंप्लायंस हुई है। लेकिन जो थर्ड चीज जो मेरे को पैनलिस्ट ने भी रिफ्लेक्ट की कि एक जो अपना एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अगर थोड़ा सा ज्यादा पुश हो सकता था। आई मीन दिल मांगे मोर, राइट? जितना करे कम है, बट एसेंशियली तो कोई सीमा ही नहीं है मेरे ख्याल से। वो उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस कभी मैच नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि हो जाए आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल जितना मिला है उस पर थोड़ा सा और मंथन करते हैं। Absolutely 9 out of 10 and because of lot of things and ये एक बहुत ही फिजिकली प्रूडेंट रहे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्पेंड कर दिया। Yes, काफी इंपॉर्टेंट बजट रहा है। यस। ऑलराइट, चलिए अब चर्चा को थोड़ा सा और गहराई में ले जाते हैं और खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिहाज से अब हम समझते हैं। आलोक, हम जानते हैं कि बहुत ऑनबोर्डिंग न्यू टैक्स रिजीम में हो चुकी है। ओल्ड टैक्स रिजीम के मुकाबले अगर हम देखें तो 85% के आसपास हम पहुंच चुके हैं नए टैक्स रिजीम में। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा उठाना चाहते हैं। लोगों के ऊपर होम लोन्स हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम आपको फोर्स्ड सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स की राह पर भी ले जा रहा था। बट जिस तरह से हमने नया टैक्स स्ट्रक्चर अब देखा है, मुझे अगर आप एक कंपैरिजन करके दें कि कोई अगर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में है, तमाम डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का फायदा उठा रहा है, और अब जब नया टैक्स रिजीम आ जाता है नए स्ट्रक्चर के साथ, तो कितना उनके लिए अट्रैक्टिव होगा, क्या बेहतर होगा चुनाव के लिए? बिकॉज ये एक सवाल है जो सभी के जहन में है। श्योर। तो बेसिकली जो मैजिक नंबर हम हर साल देखते हैं वो इस साल मैजिक नंबर है 8,50,000। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम है 24,75,000 और मेरा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो ओल्ड रेजिम में मिलती है मुझे और न्यू रेजिम में नहीं मिलती है वो 8,50,000 है, उसके ऊपर मैं ओल्ड रेजिम में बेटर ऑफ रहूंगा अभी भी। ठीक है, अभी भी। ओके। पर अगर आप देखते हैं तो मतलब टिपिकल जो 8.5 लाख जो मैंने बताया डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, इसमें ATC का 1.5 लाख बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। हाँ। इसको आप साइड में रखो तो मतलब ATD हो गया, हाँ। 1-2 और हो गए, हाँ। और फिर एग्जेम्पशंस में HRA हो गया। अगर आप मतलब 2-2.5 लाख भी पकड़ लो डिडक्शंस के लिए, तब भी बचता है हमारे पास 6 लाख। 6 लाख टिपिकली HRA एग्जेम्पशन, फिर आप ले लो LTA हो गया, हाउसिंग लोन डिडक्शन हो गया जैसे आपने बोला, पर दैट इज अ वेरी हाई नंबर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 83% था, इट वाज फॉर 3 साल पहले का डेटा ये, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैवंट गॉट लेटेस्ट डेटा। दैट नंबर इज गोइंग टू मूव अप टू एटलीस्ट 90% इफ नॉट हायर फॉर पीपल टैक्स पेयर्स अंडर द न्यू रेजिम। तो ये आगे के लिए काफी अच्छा बेस सेट होता है, आर्ग्यूमेंट सेट होता है गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट शायद ओल्ड रेजिम को हटा दे। बट बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, 8.5 लाख रुपया इज द मैजिक नंबर। अगर आपका डिडक्शंस एग्जेम्पशन 8.5 लाख से ऊपर है, यू आर बेटर ऑफ अंडर द ओल्ड रेजिम। टिपिकली वो 25 लाख के ऊपर आप पकड़ लो इनकम। ऑलराइट, कुशल, यहाँ पे थोड़ा सा हम TDS और TCS को लेकर भी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से TDS यहाँ पर कुछ 12 कैटेगरीज में अपग्रेड की गई है, और TCS की जब भी हम बात कर रहे हैं अभी, तो अगर बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए तो उस पर से हटा दिया गया है। जरा ये पूरा मामला हमको समझाइएगा। So TCS का I'm not too sure on the TCS thing, but TDS का I think रेंटल्स जो है उस पे TDS जो है वो उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। TDS के रेट यहाँ पे 12 ट्रांजैक्शंस पर जो है लिमिट बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, डिविडेंड इनकम की अगर हम बात करें तो उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। लगभग 5,000 से बढ़ाकर इसको 10,000 अब कर दिया गया है। और जहां तक TCS की बात है तो उसमें अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल से हटा दिया गया है पूरी तरह से। वहां पे एक राहत है LRS के जरिए अगर आप कर रहे हैं तो। हाँ, वहां पे अगर आप लोन ले रहे थे, हाँ, एंड तो उस पर आपको राहत है। तो उसमें आपका 0.5% TCS था जो हटा दिया गया है। ओके। और जो 7 लाख का थ्रेशोल्ड था जहां भी एप्लीकेबल है वो 10 लाख हो 10 गया। लाख कर दिया है। हाँ, बट आई थिंक काफी पेरेंट्स के लिए ये यूजफुल होगा। मेरा सिर्फ होप है कि जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कही है वो काफी ब्रॉड बेस रहेगा। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 3 या 4 है और उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, तो फायदा नहीं है, कोई 0.5 की बचत ही हो रही है। मेरे होप ये होगा कि अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कि गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द ग्राउंड रियलिटी, राइट? मेनी पीपल आज टुडे द ट्रेंड इज कि विदेश जाके पढ़े,
पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक सिग्निफिकेंट एजुकेशन लोन्स, एंड जो फिरोज ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि मे बी एटलीस्ट वो एजुकेशन बजट को 1% से बढ़ाई है, बट दिस इज अ important part. But let us acknowledge number of students who go overseas to study versus number of students in India is probably 1 or 2%. So I still concur with him, but at least मेरे हिसाब से मतलब जब फाइन प्रिंट होगा तो इफ यू आर टेकिंग एजुकेशन लोन, ये जो TCS की दिक्कत थी वो हट गई है। जी दूसरा एक जो TCS का इम्प्लीकेशन है इज ऑन सेल ऑफ गुड्स। हाँ तो जी, सेल ऑफ हाँ। गुड्स पे भी TCS लागू था अब तक। जनरली TDS is more on services and not on sale of goods, लेकिन TCS था, which was a very small number of 0.1%. Right. लेकिन डिपार्टमेंट का यह कहना था कि उससे उनको डेटा मिल रहा है Right. कि कहाँ से सेल गुड्स हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, वो भी रद्द कर दिया, which is a very good ease of doing business. फिरोज, एक और चीज जो मेरे ख्याल से हर वक्त बजट में हमारी डिमांड भी रहती है, और जब भी आपसे भी हम बातचीत करते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट से, सभी का ये कहना होता है कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में आप सोचें। 2030 तक जो डेटा हम देखते आए हैं, 2030 तक भारत की लगभग 12 से 15% पॉपुलेशन जो है 60 या उससे ज्यादा की हो जाएगी। हम पेंशन्स की बात करें, हम अफोर्डेबल हेल्थ की बात करें, कवरेज की बात करें, ट्रैवल कन्वेंस पे जो उनको छूट मिलती थी वो भी हटा दी गई है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर डबल कर दिया गया है, उस पर जो फायदा उनको मिलता है, बट अभी भी ऊंट के मुंह में जीरा, क्या कहेंगे? कविता जी, नहीं, मुझे लगता है कि आपकी मांग मानी गई है। आपने बहुत मांग पहला हाँ। चरण एक्चुअली अगर उसका आप हिसाब करेंगे तो पता लगेगा कविता जो मुहिम उठाती है कि सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए, वो माना गया है। हाँ। सीनियर सिटीजन का नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं वो उनको नहीं मिला है। Okay. जो नई टैक्स रिजीम है, सोचिए पुरानी टैक्स ओल्ड रिजीम में बेचारे सीनियर सिटीजन फंसे हुए थे, ATC के 1.5 लाख रुपए डालते थे। इन्वेस्टिंग करना ना करना सबसे अच्छी बात सीनियर सिटीजन के लिए है, बिकॉज दे आर इन द कंजम्पशन मोड। अगर आप एक 25 साल के युवा को बोलेंगे भाई तुम इन्वेस्टमेंट कर लो 5 लाख, वो तो यूं ही करने वाला था। उसमें टैक्स की रियायत ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको लेनी ही थी। बट सीनियर सिटीजन की अगर समझो 12 लाख की पेंशन आती, आज टैक्स फ्री हो गई। वरना हम 2000 रुपए 3000 रुपए का हिसाब करते हैं हर बजट के साल में, सीनियर सिटीजन की जेब में 1500 रुपए मिल गए। आज मैं कह रहा हूं कि भाई 50, 60, 80 हजार रुपए सीनियर सिटीजन को सीधे गया जेब में। 1 लाख की पेंशन हो तो आपको सीधे 80,000 रुपीज गया विदाउट सेविंग एनीथिंग। इट इज एक्चुअली far more beneficial for a senior citizen, because old tax regime में इन्वेस्टमेंट करना है, युवा तो कर ही लेता और ले लेता रियायत, बट सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा? उसको तो खर्च नहीं बन पड़ रहा इस महंगाई के दौर में। सो द न्यू टैक्स regime is a very senior citizen friendly tax regime, but we don't call it that. Doesn't imply that it's not useful for them. मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे हमें और मंथन भी करना होगा, और साथ ही स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, इनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस पेचीदगी को समझेंगे जो समझाई है फिरोज ने, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एंथनी भी है, तो आखिर कितना पैसा बाजार में आएगा। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट कई लोगों के मुकाबले बेहतर जानते भी हैं, इस बात में मेरे ख्याल से अब कोई शक नहीं रहेगी। इनसे बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट्स इनके सवालों के जवाब देंगे ब्रेक के बाद। बार फिर से आपका बजट दरबार में, और मैं हूं डेलॉयट नॉलेज सेंटर में, और यहां पर हमने दरबार लगा रखा है। दरबार में सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे पैनलिस्टों के साथ, बट मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर अब लाइव इंटरैक्शन करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा निवेश का माहौल जो हम देश में देख रहे हैं, अब इसमें कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। हमारे साथ दारोमदार यहां पर है आपके ऊपर AMC चलाने का और एम्फी को भी चलाने का। तो अब मुझे बताइए, अगले महीना SIP का आंकड़ा मैं कितना देखने वाली हूँ? सो कविता, ऑनेस्टली जो मार्केट की स्थिति हुई है लास्ट 3-4 महीने में, द रियलिटी इज की SIP नंबर्स एक्चुअली बढ़ रही इज ऑलरेडी अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। राइट। तो मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज बजट हैज पुट 80,000 और 90,000 इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मेरे हिसाब से इमीडिएट टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। राइट। फर्क ये आएगा, आपने देखा होगा कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर डाली हुई है जो एम्फी की काफी हिस्सा भी रही है, विच इज द स्मॉल टिकट SIP। एग्जैक्टली, हाँ। मुझे वो कोरिलेशन बहुत बढ़िया दिखता है। ठीक है। कि जिस इन्वेस्टर या निवेशक जो टिपिकली
3 lakhs to 12 lakhs या 20 lakhs की इनकम है, जिसके हाथ में अभी 80,000 या 1 lakh की सेविंग है, उससे 250 रुपीज SIP फर्स्ट टाइम इन द लाइफ करने में, स्पेशली जेन जी, आई थिंक मैसिव पोटेंशियल है। तो अगर एक आंकड़ा देखेंगे कि करीबन 5 करोड़ यूनिक फोलियोज है म्यूचुअल फंड्स में पिछले 30 सालों में, राइट, उसमें से करीबन SIP की यूनिक फोलियोज मेरे हिसाब से करीबन 2.5 करोड़ है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 year, जस्ट आउट ऑफ दिस 80,000 सेविंग और ये स्मॉल टिकट SIP को जुड़ेंगे, एंड सेबी हैज डन वेरी गुड एटलीस्ट कंसल्टेशन पेपर में इंसेंटिवाइजेशन एटसेट्रा। मेरे हिसाब से आई डोंट सी व्हाई अनदर 2.5 करोड़ पीपल जुड़ सकते हैं ये SIP में। तो मेरे हिसाब से 26,000 का जो अमाउंट है, उसका डायरेक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। ओके, बट मेरे लिए एटलीस्ट आई वुड से इवन फ्रॉम एमपी पर्सपेक्टिव, वो 2.5 करोड़ को 5 करोड़, वो 5 करोड़ को 10 करोड़, दैट टू मी इज द जेन्युइन ड्रीम। एंड वो ये बजट से और स्मॉल टिकट SIP अगर मैं जुड़ाएंगे तो आई थिंक नेक्स्ट 12 to 18 months में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और कविता, ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं बोलूं कि वो टैक्स रिलीफ अगले साल से है, तो आप अगले महीने में कुछ एक्सपेक्ट मत करना टैक्स रिलीफ। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो SIP करते हैं? काफी सारे। और 250 रुपए की SIP करने के लिए आप लोग सब कितने उत्साहित हैं? करना चाहते हैं? अगर आ गया तो आप बिल्कुल करेंगे, है ना? चलिए अब थोड़ा बातचीत शुरू करते हैं। एंड या you can just say your name and ask the question. My name is Vivan and I would मेरे को ये जानना था कि the crypto difference, is there any difference in the new tax and the old tax regime, or is it going to be the same? हाँ, crypto interesting, हाँ। तो बेसिकली FMG ने कोई टैक्स चेंजेस नहीं किए हैं ऑन क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज दे आर टर्म्ड अंडर द टैक्स लॉ, पर क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस टाइट करने हैं क्रिप्टो, तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के डेफिनेशन में ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो इंक्लूड कर दिया है। तो इफेक्टिवली कोई टैक्स रेट चेंजेस, टैक्स इम्प्लीकेशंस में चेंज नहीं है। इट इज मोर अ चेंज on the part of the government to tighten the administrative framework to ensure that they are able to monitor the transactions relating to crypto and other virtual digital assets. क्या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन थी जब आपने अपना प्रपोजल दिया था? नहीं, आई थिंक आज जो एक गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस है, जैसे कि हमने बात की कि टैक्स इज अ टूल फॉर इंसेंटिवाइजिंग सेविंग, राइट, tax is also a tool for disincentivizing some of the habits which are there culturally, fabrically in India, and crypto falls in that in terms of tax disincentivization. Right. That policy is continuing. Okay. I am hopeful that in this new tax bill which is proposed, we can have some forward-looking steps on crypto taxation. But as my co-panelist said, right now there is no major change on the crypto taxation. Also, the duties that are there on the EV, they were deciding to change something. तो उस पे कुछ हुआ है? There are some tweaks on the indirect taxes, especially when it comes to lithium batteries and some of the supply chain efficiencies on EV. But I think important perspective was there in the economic survey, which just came day before yesterday on EVs. So directionally, we are very clear that EVs have to be incentivized. In this budget, limited has been done in terms of the EV supply chain efficiencies. थैंक यू। या मेरा नाम वत्सल है एंड मेरा ये सवाल था आप लोगों से कि अभी जैसे सरकार ने इतने इंटेंसिव्स दिए, इंसेंटिव्स दिए, इतने कंसेशंस दिए, इनकम में इतनी रिलीफ आई है मिडिल क्लास को इस बार, आई थिंक दिस माइट बी अ गुड बजट आफ्टर लॉन्ग टाइम। पर ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपना बहुत बढ़ा दिया है। जैसे फार्मर्स के लिए दे आर प्लानिंग टू डेवलप 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स विच हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स को जहाँ पे 50,000 मिलता था वहाँ पे दे आर गिविंग 1 लाख रुपीज। तो मेरा ये सवाल है कि 140 करोड़ के देशवासियों पे जहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, उन 10 करोड़ में से भी अभी 12 लाख का इन लोगों ने टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू लाएगा किधर से? अगर एक्सपेंडिचर इस बजट से ऐसा लगता है कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टैक्स कलेक्शन, तो अभी गवर्नमेंट रेवेन्यू किधर से लाएगा? दे कैन नॉट कीप बोरिंग राइट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो मुझे सबसे पहले वात्सल के जोश पर ताली मारनी चाहिए आप सबको। सच में बड़े जोश में सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। सो मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। इट्स नॉट कि 10 करोड़ इंडियन टैक्स पे करते हैं, करीबन मेरे हिसाब से 80 करोड़ इंडियन टैक्स भरते हैं। आप जब आप सोप खरीदते हो, आप गाड़ी खरीदते हो, आप GST भरते हो, GST भी टैक्स है,
राइट। एंड आर्गुमेंट ये रही है कि जीएसटी के लागू होने से बहुत सारे चीज जो अनऑर्गेनाइज्ड कैश सिस्टम में होता था वो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज में आ गई है। सो मेरे लिए ये पॉजिटिव है कि जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स में जो एफिशिएंसी हुई है उसके बदौलत हमें ये 1 लाख करोड़ की बेनिफिट आई है और प्राइमरी बेनिफिट हैज गॉन टू पीपल जिसको नीड है। राइट, आपने ऐसा सरचार्ज को कम नहीं किया जो 1 करोड़ के ऊपर है या वट एवर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग सोचते या मानते नहीं है बट जिसको पता है वो आपको बताएंगे कि आप जब यूपीआई यूज करते हो, आप ये जो करते हो ना, टुडे टेक्नोलॉजी इज सच कि जो आप बोल रहे हो कि सिर्फ 10 करोड़ टैक्स पे करते हैं, एटलीस्ट 10 साल पहले हम कह सकते थे कि यू कैन एस्केप फ्रॉम द टैक्स, बट टुडे गवर्नमेंट नोज एग्जैक्टली कौन किसको टैक्स पे करना है, जो कर नहीं रहा है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वो टैक्स नेट में आएगा। नाउ गिवन जो पेन लग रही थी कंजम्पशन की वगैरह, आई थिंक द मिनिस्ट्री में हैव टेकन अ व्यू कि दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। एंड जैसे काफी पैनलिस्ट ने कहा था, आई थिंक जो 3-4 साल में कर करके मतलब 7 से 9, 9 से 11, 11 से 12 वो उसने एक झटके में कर दिया बिकॉज द नीड ऑफ द आवर, ग्लोबल मार्केट सब देखते हुए कि अपने इकोनॉमी को बढ़ावा चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये होगा कि आप सिर्फ टैक्स, इनकम टैक्स के नजरिए से मत देखिए। आप अगर जीएसटी हो, एक्साइज हो वगैरह, देन ब्रॉड बेसिस पे गवर्नमेंट हैज इनफ रिसोर्सेज, सो वी शुड जस्ट बी थैंकफुल कि हाँ उन्होंने आम आदमी के बारे में सोचा है। सॉरी फिरोज। मेरे हिसाब से देखो, मैथ में आंकड़ों में ना ग्रे एरिया नहीं होती। आपने कहा कि रेवेन्यू कम हो जाएगी, पैसे आएंगे कहां से? तो लास्ट ईयर 31 लाख करोड़ करीबन अगर रेवेन्यू में आए, इस बार 35 लाख, आई एम जस्ट 35 लाख करोड़ राउंड फिगर हो गया, 11.2% की रेवेन्यू इंक्रीज है। एक्सपेंडिचर 47.2 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ पे जा रहा है। अब रेवेन्यू तो कौन सी ज्यादा बड़ी, रेवेन्यू ज्यादा बड़ी या एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू ज्यादा बड़ी। आपको लग रहा है कि बहुत सारी टैक्स की रियायत मिल गई, गवर्नमेंट ऐसे नहीं देखती। 80,000 हम हिसाब कर रहे हैं कि 80,000 बच गए, 80,000 नहीं बचे। एक इंसान जो एचआरए की क्लेम ले रहा था वो 60,000 रुपए तो मिल ही रहे थे उसको। अब वो नई टैक्स रिजिम में आएगा तो 20,000 रुपए का ही फायदा है। अगर कोई नई टैक्स रिजिम में ही था और नई टैक्स रिजिम में ही रहे तो माना कि 80,000 मिल रहा है, बट बहुत सारे लोग जो बाकी सेक्शन से फायदा उठा रहे थे वो तो उठा ही रहे थे, उसका टैक्स नहीं आ रहा था। अब ये 80,000 रुपए की डिस्काउंट इज नॉट फुल डिस्काउंट, अदरवाइज 1.1 लाख की रेवेन्यू लॉस नहीं होती, 1.1 लाख करोड़ की रेवेन्यू लॉस नहीं, 4 लाख करोड़ की रेवेन्यू लॉस होती। बाकी 3 लाख करोड़ का तो वो बेनिफिट ले रहा था इतनी मुसीबत करके, ये सेक्शन वो सेक्शन पढ़ा के, राइट? सो इट्स नॉट अ कंप्लीट 80,000 बेनिफिट। एंड गवर्नमेंट बहुत प्रूडेंट है। देखिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बोलते हैं ना, कोविड में ऐसा था हमारा हाल। अगर हम 1 रुपया गवर्नमेंट ने कमाया तो 2 खर्च किया, पता है अब इसकी कितनी है? 1 रुपया कमाती है तो 1.43 रुपीज खर्च करती है। सो द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हैज कम डाउन टू ओनली 43%, और कोविड के साल में 107% थी। मतलब 1 रुपया कमाया तो 2 रुपए 7 पैसे खर्च करती थी, अब 1 रुपया कमाया तो 1.43 खर्च करती। सो पीपल हैव बीन वेरी प्रूडेंट, गवर्नमेंट हैज बीन रियली प्रूडेंट ऑन द एक्सपेंडिचर। और जस्ट वन थिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बोरो करना पड़ेगा ज्यादा। बजट एक एलोकेशन एक्सरसाइज है कि कहां पे एज ए ग्रुप वी वांट टू हैव सम फोकस इंटरवेंशन। अब तक पिछले 10 साल में वी वर डूइंग इंटरवेंशंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी मोदी गवर्नमेंट ने शुरुआत की, इंफ्रास्ट्रक्चर spends about 2 lakh crores a year, which is now at about 10 lakh crore. So we have grown 5 times in 10 years in terms of infra spend. अभी मेरे पास वो सेम 1 रुपया है. Now I want to push private consumption, which is where it's more of an allocation than borrowing from outside. Vatsal, happy? Yes. All right. On this note, I will take your question, but then let's take a quick break. उसके बाद वापस लौटते हैं और बहुत सवाल हैं एक एक करके इनका जवाब लेते हैं.